नमस्कार दोस्तों, 20 फरवरी को तीसरे दौर का चुनाव है। यूपी के 16 जिले, 59 सीटें, एक रात का फासला है। मतदाताओं को जो तय करना है तय कर चुके हैं, सिर्फ अब उन्हें वोटिंग करनी है। जितने नेता हैं, उम्मीदवार हैं, उन्हें जो प्रचार में कहना था कह चुके, उन्हें इंतजार है। आज रात उनके लिए कत्ल की रात है, इंतजार की रात है। अब हमारे साथ इटावा के कुछ पत्रकार हैं, स्थानीय पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, युवा पत्रकार, और इस वक्त मैं हूं कौन सा पक्की तालाब, इटावा के पक्की तालाब के किनारे, पक्की तालाब या पक्का तालाब, पक्का तालाब के किनारे, और पीछे एक ऐतिहासिक इमारत है। ऐतिहासिक के संदर्भ में कि यहीं आने पर मुझे पता चला कि उस इमारत को अंग्रेजों के समय करीब 150 साल पहले, पौने 200 साल पहले बनाया गया। बिल्कुल कलेक्टर ए.ओ. ह्यूम से पहले इस विक्टोरिया मेमोरियल हॉल को बनाया गया, और सन 57 में जब गदर हुआ था उस समय ये इमारत बन चुकी थी। 1857 की क्रांति के पहले वो इमारत, उस इमारत का निर्माण हुआ। और इन्होंने जिक्र किया ए.ओ. ह्यूम के पहले। ए.ओ. ह्यूम जिसने भी इतिहास पढ़ा है और थोड़ा कांग्रेस का इतिहास पढ़ा है या आज़ादी की लड़ाई का इतिहास पढ़ा है, ए.ओ. ह्यूम के नाम से परिचित होंगे। 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने ही कांग्रेस की स्थापना की थी। हालांकि उससे पहले 15-20 साल पहले 60 के दशक में इटावा के कलेक्टर थे, कई साल तक रहे, शायद 7-8 साल तक। उसी समय या उनके पहले ये विक्टोरिया हॉल बना, और अंग्रेज़ों की बहुत सारी यादें, कहानियाँ, विक्टोरिया के स्वागत में जो तैयारियाँ इटावा में हुई थी, उन सब तैयारियों का इतिहास इस इमारत से जुड़ा है। लेकिन मैं इतिहास से ज़रा वर्तमान लौटता हूँ। वर्तमान ये है कि कल चुनाव है, सबकी नज़र है कि यूपी में क्या होना है, तीसरे दौर में क्या होना है। 403 सीटों पर तो नज़र है, लेकिन कल की 59 सीटों पर क्या होना है, इसी को समझने के लिए हमने कुछ स्थानीय पत्रकारों से आग्रह किया कि ज़रा चलते हैं उस ऐतिहासिक इमारत के सामने, उस पक्के तालाब के सामने, बात करते हैं कि कल किसकी जीत पक्की नज़र आ रही है, किसकी कितनी सीटें पक्की नज़र आ रही है, और कौन सत्ता की तरफ बढ़ता दिख रहा है। अगर हम इन सीटों की बात करें जहां कल चुनाव है, और इन सीटों की जब बात करेंगे तो इसमें से 5-6 ऐसे ज़िले हैं जिसे यादव लैंड, यादव पट्टी और ऐसे विशेषणों से नवाजा जाता है, जहां समाजवादी पार्टी को 2017 में ज़बरदस्त झटका लगा था। इस बार समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ इन इलाकों में अपनी वापसी चाहती है। जो इटावा है, जो कन्नौज है, जो मैनपुरी है, फर्रुखाबाद है, एटा है, कासगंज है, औरैया है। तो क्या होने वाला है, शुरू करते हैं। बीच में कुछ जानकारियां और आंकड़े। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। मैं एक बार सबका नाम ले लेता हूं, मैं चाहता हूं बल्कि अपना नाम खुद बोले, मैं कुछ उल्टा बोल गया तो गलत हो जाएगा। सुभाष त्रिपाठी जी हैं। अतुल वीएन चतुर्वेदी जी हैं। ये सब जिले में अलग अलग संस्थानों से जुड़े हैं। आप शायद डीडी न्यूज़ से जुड़े हैं। डीडी न्यूज़ जी। डॉक्टर आशीष त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश न्यूज़ ब्यूरो, इटावा। हाँ, आप? आनंद त्रिपाठी। थोड़ा बैकग्राउंड बताइए दर्शकों के लिए। मैं यहाँ हिंदुस्तान का 7 साल ब्यूरो रहा हूँ, उसके बाद आकाशवाणी को मैंने रिप्रेजेंट किया है पिछले करीब 15 साल। वर्तमान में मैं एक अपना दैनिक अखबार निकालता हूँ, उसका मैं एडिटर हूँ। जी। खादिम अब्बास, संपादक, सियासी अखाड़ा। सियासी अखाड़ा, नाम ही अखबार का सियासी अखाड़ा है। सियासी भी है, अखाड़ा भी है। तो कल अखाड़े में क्या होना है उस पर भी बात करेंगे। हरिओम। 20 वर्ष हो गए पत्रकारिता करते करते। हाँ, विनय वाथम। आप कुछ लोकल? जी हाँ, एबीसी न्यूज़ देखता हूँ। चलिए देखिए क्या होता है। मैंने इसलिए स्थानीय पत्रकारों को, 2 वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, उम्र में मेरे से 2-3 लोग ज़्यादा भी हैं, इसलिए मैं बात करता हूं क्योंकि हम लोग दिल्ली से आते हैं, कुछ ऐसे आंकड़े पर्चे हाथ में होते हैं, कुछ जानकारियां होती हैं, कुछ गूगल की मदद लेते हैं और कुछ जानते समझते हैं। लेकिन जो लोग उन्हीं इलाकों में 40-50 साल से अलग अलग संस्थानों के जरिए पत्रकारिता कर रहे हैं, उन्हें हमसे कई गुना ज़्यादा पता होता है, बारीकियाँ भी पता होती है। इसलिए मैंने इनसे आग्रह किया। हालाँकि इनसे 3 दिन 4 दिन पहले भी घोड़ा चाय के उस ठिये के पास हमने बात की थी, लेकिन अभी दोबारा इसलिए बुलाया क्योंकि कल वोटिंग होनी है। तो सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं कि अब वोटिंग होनी है, एक रात का फासला है। अगर हम 59 सीटों को एक बार मुकम्मल तस्वीर खींचें आपके नज़रिए से, 59 सीटों की बात करें तो पिछली बार बीजेपी को 59 में से 49 सीटें मिली थी। 2017 में समाजवादी पार्टी को 8 सीट, 1 सीट कांग्रेस, 1 बसपा। कांग्रेस और सपा में गठबंधन था। तो अगर स्ट्राइक रेट देखें तो बीजेपी का ज़बरदस्त
तो इस बार क्या लग रहा है 59 की अगर बात करें मुकम्मल थोड़ा अंजुम जी, जहाँ पर आप खड़े हुए ऐतिहासिक विक्टोरिया हॉल है। इटावा जंगे आज़ादी की लड़ाई का केंद्र रहा और ये विक्टोरिया हॉल जो इतना पुराना है और इसके बाद भी आप उसकी जो मजबूती देख रहे हैं वो भी आज की सरकारों और वर्तमान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज कोई भी सरकार जब कोई पुल बनाती है तो उद्घाटन से पहले दरार आ जाती है। इससे भी प्रेरणा लेनी चाहिए। अंग्रेजी राज में आतताई था, अंग्रेज़ों का दमन था लोगों के ऊपर, इस सब के खिलाफ इटावा ने भी लड़ा। लेकिन तमाम ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनके सामने आज जो इमारतें बन रही हैं वो बिल्कुल बेकार हैं, उनका कोई क्वालिटी नहीं है। जब आप जाते होंगे बदायूं की तरफ, कचला का जो पुल है, एक पटरी पर ट्रेन भी जाती थी, साइकिल भी जाती थी। इस गुणवत्ता से भी सीख लेनी चाहिए। उनकी जो खराब आदतें वो तो आज के राजनेताओं ने सीखी, राजनीतिक दलों ने सीखी। यहाँ तो ए ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की, आज उस कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं है इस जिले में। और आसपास कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता हुए। यहाँ मनी विधानसभा में अध्यक्ष रहे, यहाँ केंद्रीय नेता रहे बलराम सिंह यादव और होतीलाल अग्रवाल। बगैर किसी जात बिरादरी के होतीलाल जी की कोई ऐसी बिरादरी नहीं थी सांसद हों। होतीलाल अग्रवाल सांसद होते थे उस ज़माने में। और आज जो हम परिवेश देख रहे हैं, आप 3 दिन पहले भी जो देख के गए थे तो मैंने कहा था सब जात और उस पर टिका हुआ है। दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि आप 17 की बात करते हैं, 17 और आज में बहुत पानी बह चुका, गंगा जमुना में बहुत पानी बह चुका। लोग गंगा के नाम पर चुनाव लड़ रहे, कोई जमुना के नाम पर। और इस पक्के तालाब में भी बहुत पैसा खर्च किया अखिलेश यादव की सरकार ने, इसको ठीक कर, आज भी गंदी। तो इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि ये विकास की जो योजनाएं हैं उनको नाम देने के लिए चला देते हैं या इनका स्थायित्व रहे। जो अंग्रेजी ज़माना, आप भी इटावा क्लब देखेंगे जाके, बहुत ऐतिहासिक। विक्टोरिया क्लब भी देख रहा, दुर्दशा है, डेंट पेंट नहीं है। और 17 के बाद आज जब 22 की बात है, 17-22 में बहुत अंतर है। मैंने उस दिन भी कहा था 17 का चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ रही थी, आज 22 में भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। तमाम लेटर वीडियो वायरल हो रहे हैं कि इनको हराइए इसलिए, इनको जिताइए इसलिए। और इटावा का जो चुनाव है अंजुम जी, मैंने 35 साल में ही देखा कि आज मैं जीत रहा हूँ, कल दूसरा आदमी जीत गया। आज की जो रात है, जो कत्ल की रात है, ये इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इटावा में रहती। एक ज़माने में समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव रात को रुक के सारे पलट दिया करते थे। उनका जो धोबी पाट और घोड़ा दांव था, चरखा दांव, उससे लोग ख़त्म हो जाया करते थे। मुलायम सिंह जी रुके हुए हैं 2 दिन से इटावा में। उन्होंने इस पूरे क्षेत्र में इटावा, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, फरकाबाद, औरैया, तमाम पर्सनल लोगों को मैंने देखा उनके घर पर रह के। कितने लोगों से बात की, कितनी रणनीति तय की। और मुलायम सिंह यादव की जो पॉलिटिक्स थी, समाजवादी आंदोलन की पॉलिटिक्स थी, डॉक्टर लोहिया की पॉलिटिक्स थी, लेकिन उनकी जो पर्सनल पॉलिटिक्स थी, अजीत अंजुम अगर उनके हैं और उन्होंने कह दिया तो दल की दीवार गिर जाया करती थी, दूसरे लोग जीत जाते। अच्छा, मैं जरा पॉइंट पे जल्दी आऊंगा क्योंकि ज़्यादा लोगों से बात करूँगा इतिहास पर। फिर अब जरा अपना आकलन। अब ये है कि 3 दिन पहले हम मिले थे, हम आप, और मैं औरैया था कल। औरैया में बिधूना एक बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है जिसके चर्चित रहे विधानसभा अध्यक्ष धनीराम वर्मा, उनकी पुत्र वधू लड़ रही है रेखा वर्मा। और बीजेपी भी कोई कम सहमत का खेल नहीं चल रही। उन्होंने उसके सगे देवर को, महेश वर्मा में मित्र थे, उनके छोटे भाई दिनेश को तोड़ लिया। परसों तक रेखा वर्मा 25,000 वोटों से जीत रही थी और कल से आज में जो अंतर आया है बहुत ज़बरदस्त कंटेस्ट हो गया। औरैया है, औरैया में भी समाजवादी पार्टी के जितेंद्र दोहरे और गुड़िया कठेरिया में बहुत कांटे का संघर्ष। जहां आप खड़े हुए हैं यहाँ तो इतना कंफ्यूज हो गया चुनाव बसपा के एक उम्मीदवार के आने के बाद कि। और परसों जो अखिलेश यादव की रोड शो अखिलेश यादव का हुआ, वो ऐसा ऐतिहासिक रोड शो मैं राजीव गांधी के संग ऐसा देखा था जब राजीव गांधी के समय अयोध्या जा रहा था। मैंने आज तक इतनी भीड़ इटावा के बाजार में अंजुम जी नहीं देखी जितना अखिलेश यादव का। जबरदस्त। और देर रात तक मानी उनको बंद करना पड़ा 10 बजे। लेकिन फिर मैं उस सवाल पे आऊंगा इधर आने से पहले, कोई मुकम्मल तस्वीर क्या दिखती है आपको? 59 में 49 बीजेपी थी, 8 सपा थी। नहीं, वो तो कोई बात ही नहीं। 20 हो सकती, कोई 25 हो सकता, 30-20 हो सकते हैं, 25-30 हो सकते, लेकिन 17 का तो लकीर मीट दीजिए। 17 के अंतर को खत्म कर दीजिए। अब बड़ी लकीर
और बड़े वोट का, जैसे अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह का ये है किसकी बड़ी लकीर। तो किसकी बड़ी लकीर है? नहीं, अखिलेश यादव भी हो सकते हैं, शिवपाल भी हो सकते हैं। शिवपाल कहाँ से? वो शिवपाल तो उन्हीं के साथ लड़ रहे हैं ना। जसवंत नगर के वोट का मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ओवरऑल बीजेपी और सपा की लकीर की बीजेपी और सपा में बहुत जबरदस्त कंटेस्ट है और उसमें किसी की भी हो सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी बढ़ रही है बहुत तेजी से, उस पिछले 17 से बहुत बढ़ रही है। चलिए अब इधर आते हैं हम तो वहीं से शुरू करेंगे जहां से इन्होंने कहा जैसे सपा और बीजेपी की लकीर। पिछले चुनाव में सपा की लकीर इतनी लंबी थी कि 59 में से 49 सीटें जीत गई, ठीक है। अब इस बार क्या बीजेपी जीत गई, माफ़ करिए, पिछली बार बीजेपी की लकीर इतनी लंबी थी कि 59 में से 49 सीटें जीत गई, सपा 8 पर सिमट गई। इस बार किसकी लकीर लंबी दिख रही है जहां कल चुनाव होने? देखिए, इटावा, मैनपुरी ये दोनों ऐसे ज़िले हैं जो नेताजी के गृह जनपद माने जाते, यानी अखिलेश के गृह जनपद माने जाते हैं। और दोनों जनपदों में जिस तरीके से भाजपा ने और समाजवादी पार्टी ने टिकटों का बंटवारा किया है, इससे ये पहले कतई नहीं घोषणा की जा सकती कि कौन कहाँ जीत रहा है। इटावा सदर पे बसपा ने एक प्रत्याशी ऐसा उतार दिया जिसने पूरी लड़ाई को ऐसा इस ढंग से इस दिलचस्पी से मोड़ दिया है कि आज की तारीख में अभी शाम तक ये कोई दावा नहीं कर सकता है कि कौन जीत रहा है। अब ऐसी स्थिति में दोनों लोग बिल्कुल एक दूसरे से नेक टू नेक लगे हुए हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। इसमें मतदाता किस पे आखिरी में रिझते हैं, क्या नतीजा आता है। चलिए ये इटावा सदर की बात करें, यहाँ ठीक है वो ट्रायंगुलर भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जब देखें हम मैनपुरी देख रहे हैं, इटावा देख रहे हैं और सीटें हैं उसमें, मैं थोड़ा एक पहले मुकम्मल तस्वीर समझना चाहता हूँ। और बेंचमार्क हमारे सामने 2017 है, वैसे 2012 जाएंगे तब का भी बेंचमार्क है। सिर्फ दर्शकों को एक बार बता दूँ कि क्यों मैं इटावा में हूँ लगातार और क्यों इटावा में बात कर रहा हूँ। 2017 की बात करेंगे तो ये जो ज़िले हैं कासगंज, एटा, इटावा, कन्नौज, औरैया, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, यहाँ अगर देखेंगे 2012 में कुल 29 सीटें यहाँ हैं। 2012 में 27 समाजवादी पार्टी, 1 बसपा 1 बीजेपी। फ़र्क देखिए, 29 में 27 सपा 1 बसपा 1 बीजेपी, और 2017 में कैसे पलटा देखिए, 23 बीजेपी 6 सपा। तो ज़बरदस्त बीजेपी को बढ़त। तो मैं जरा ओवरऑल मुकम्मल एक बड़ी तस्वीर समझना चाहता हूँ, उसके बाद हम स्थानीय बात। कुल मिलाकर के इटावा, मैनपुरी दोनों जनपदों की अगर हम बात करते हैं, साथ पड़ोसी एटा है, इधर औरैया है, तो इन चारों पांचों जनपदों में जिस तरीके से समग्र विकास होना चाहिए था वो समाजवादी पार्टी भी नहीं दे सकी है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने जब 17 के बाद में सत्ता संभालने के बाद में यहाँ काफ़ी कोशिश की है, उसके नतीजे अभी मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आए हैं। जो योजनाएं चलाई हैं वो आधी अधूरी हैं। अगर समाजवादी पार्टी चाहती तो 5 साल के दौरान जिस स्थल पे आप खड़े हुए हैं, इस स्थल पे कम से कम 3 बार जो है सरकारी योजनाओं के द्वारा धन आया, लेकिन इसका जो पुरसा हाल वो आप स्वयं अपनी आंखों से देख रहे हैं। इटावा का ये ऐतिहासिक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ शाम को हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, बैठते हैं। तो सभी उम्मीद करते हैं कि जो सरकारें रहें, कम से कम शहर में एक ऐसा स्थान तो होना चाहिए जहाँ बैठने उठने की जगह हो। इसी तरीके से और भी कई योजनाएं। लेकिन ये देखिए, हम इटावा में हैं, आप कह रहे बहुत लोग आते हैं, और ये इमारत अगर 150 साल से ज़्यादा पुरानी है, और ये तालाब कब बना? तालाब तो बहुत बाद में बना गया। अरे कब बना? ऐसे ये पक्का जो ये बना है लाल ईंट पत्थर वाला, ये आजादी, ये तो बामुश्किल से 30-35 साल पहले। हाँ, तो उसमें और इसमें फर्क ये नहीं है, लग रहा है ये भी उसी समय का बना हुआ। इतना बुरा हाल है यहाँ पे। तो सरकार तो 5 साल योगी जी की भी है, उसके बाद इसी स्तर से देखिए ना कि दोनों सरकारों ने कोई ऐसा मुकम्मल, जैसे अभी इटावा ये आलू बेल्ट बोली, यादव बेल्ट के साथ साथ में आलू बेल्ट भी बोली जाती है। यहाँ आलू का कोई कारखाना नहीं। सही बात है। आलू का कारखाना होने के साथ साथ में इटावा में कई योजनाएं विकास समाजवादी पार्टी ने विकास के समय लाई, लेकिन कोई ऐसी मुकम्मल योजना नहीं आई जिसमें 4-6-10 हजार इस इटावा, मैनपुरी के लोगों को रोजगार मिलता। तो अब कुल मिलाकर तो अब क्या लगता है, जरा फिर से तस्वीर पे हम तो वहाँ समझना चाहेंगे। दर्शकों की जिज्ञासा ये होगी कि ये जो पत्रकार हैं इतना समझते हैं, जिसके लिए इतना भौकाल भी शुरू में मैंने बनाया, ये कुछ आकलन बताएंगे कि क्या होने वाला है, लकीर किसकी लंबी है इन सीटों पर भी, अगर हम बात करें 29 सीटों पर। इटावा, मैनपुरी दोनों जिलों का ये हाल है कि एकदम गर्दन फंसी हुई है। किसकी? दोनों पार्टियों की गर्दन फंसी हुई है। हाँ। अगर करहल को माइनस कर दें, हाँ, तो बाद बाकी सारी सीटों पे एकदम लड़ाई, हाँ, कांटे की है।
करहल को माइनस कर दें तो हाँ, करहल। दोनों गर्दन फंसी है। कहाँ कहाँ बोल रहे हैं? मैनपुरी और मैनपुरी है, भोगांव है, इटावा। अब मैनपुरी में 4 सीटें हैं, चारों सपा की होती थी। अभी हालांकि वहाँ सपा फिर भी 3 है, अधिकतम है, लेकिन जैसे इटावा है 3 सपा की होती थी 2012 में, जिस पर 2 में बीजेपी का कब्जा है। लेकिन अब जरा इधर, उसके बाद आ रहा हूँ आपके पास। बात तो हमने पहले भी की थी, लेकिन अब चूंकि कल ही वोटिंग है, किसकी लंबी लकीर दिख रही है? देखिए साहब, लंबी लकीर जैसे आपने अभी 2017 का जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी की 8 सीटें थीं। इस क्षेत्र में उनकी सीटें बढ़ेंगी, लेकिन आप कहें कि बहुत लंबी खिंच जाए बीजेपी से, वो संभव नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उनके यहाँ भी असंतोष बहुत है टिकट के बंटवारे के लिए। जैसे कि इटावा में जो बसपा का कैंडिडेट आया, जिसने यहाँ के समीकरण बदले, वो भी समाजवादी पार्टी का ही था। प्लस जो रघुराज सिंह साहब भाजपा में आ गए हैं, जो साग वोट को अपने हैं, जो 2 बार के समाजवादी पार्टी के MP रहे, MLA रहे, वो भाजपा में आ गए। ऐसी एटा में भी अजय यादव भाजपा में चले गए। तो सब अपने अपने असंतोष, सब सेटिस्फाई, सब अपनी जगह नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जैसे अभी हमारे एक बड़े भाई ने कहा कि रोड शो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उसकी एक जो कार्यकर्ताओं में तो जोश आया उस रोड शो का, अखिलेश का। लेकिन ये भी चर्चा में आया कि 5 साल मुख्यमंत्री रहे, 5 साल योगी सरकार रही, कभी भी इटावा में कभी नहीं आए। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इस बार कि जो इटावा में रोड शो करने की जरूरत पड़ी? तो कहने के प्लस जो कार्यकर्ता में जोश आया, वोटर मतदाताओं में भी आया, लेकिन उसका दूसरा पक्ष ये भी है चर्चा में कि कहीं ना कहीं तो कुछ इनको कमजोरी महसूस हो रही कि जो तीनों लोग मिलके रोड शो कर रहे हैं। नहीं, ये तो अखिलेश यादव पे जैसे बात लागू होती है वैसे अमित शाह पर भी होती है कि अमित शाह करहल जैसी विधानसभा के एक गांव में गए, मैं भी उस गांव में था, और वहां उन्होंने कहा कि यहां 1 सीट पर कमल खिला दो, 300 सीटों पर सुपड़ा साफ होगा। मतलब एक तरह से कहा 300 बनाम करहल 1 सीट, क्योंकि उनके लिए लगता है कि किसी ढंग से करहल में अखिलेश यादव को हराओ, जैसे ममता बनर्जी नंदीग्राम में हारी थी। अब जरा इधर आते हैं, अपने अखबार का क्या नाम था? सियासी अखाड़ा। तो सियासी अखाड़े में जो कल वोटिंग होनी है, आपके हिसाब से अखाड़े में बड़ा अखाड़ची कौन लग रहा है? अजीत अंजुम साहब, पहले तो मैं अपनी बात को स्पष्ट कर दूं कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी अंदर से बहुत खोखली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हैं। खोखली कितनी है कि दिल्ली में चुनाव होते हैं, जिस अमित शाह का आपने नाम लिया, घर घर की कुंडी वो खटखटाते हैं, वोट मांगते हैं, पूरी केंद्रीय सरकार वहाँ झोंक देते हैं, दूसरे सूबों से बुला लेते हैं, और नतीजा ठंडन गोपाल, अरविंद केजरीवाल उनको परास्त कर देते हैं। आगे चलिए, यहाँ ऊँट बैठ चुका है, और ऊँट ये बैठ चुका है कि जब ये चुनाव अखिलेश बनाम संटू गुप्ता हो गया है, तो इससे अगल बगल की सीटें भी प्रभावित हो रही हैं कि एक मुख्यमंत्री अपने पिता को लेकर, जिसको कभी 5 साल तक पूछा नहीं, एक मुख्यमंत्री जिसने हमेशा अपने चाचा का अपमान किया, आज वो सबको साथ लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे भाई हमारे त्रिपाठी जी बता रहे थे, बड़ी भीड़ थी, बड़ी भीड़ थी, कोई भीड़ नहीं। अब लगता क्या है? भीड़ नहीं थी। मैं खंडन करता हूँ उनकी बात का। 100 कारें शिवपाल के साथ और 200 कारें अखिलेश के साथ, पूरे देश और प्रदेश का आदमी आकर झुक गया। क्या प्रदर्शन था? स्थानीय लोग कितने थे? अब कल होने वाला क्या है? कल ये होने वाला है, कल ये होने वाला है कि लोग जो जनता के साथ धोखा देते थे, कल उनकी पोल खुलने वाली है। कल वो बेनकाब होने वाले हैं। और आप कह रहे संटू की बात मत करिए। अरे संटू, मैं इसलिए नहीं करो कि हम 1 सीट पे कितनी बात करें, 5 दिन से कर रहे हैं। दूसरी सीट प्रभावित हो रही है पूरे उन सब यहाँ की जितनी जो आपने 5-6 जिलों के नाम लिए, इसलिए हो रही हैं कि आप लीजिए भरतना में टंगलर फाइट है, इटावा में भारतीय जनता पार्टी लड़ाई से बाहर हो चुकी है। आप देखिएगा, कल जब वोट डलें तो आप यहाँ होंगे। आप ये देखिए, यहाँ जो है सच्ची अच्छी लड़ाई जो है सपा और बसपा में देखने को आपको मिलेगी। चलिए ठीक है, अब इधर आते हैं हम। भाई हम तो मुद्दे पे थोड़ा रहना चाहेंगे। टेलीविज़न और वीडियो की मजबूरी होती है कि बहुत लंबा करने पे फिर दर्शक को लगता है कि जो मुद्दे की बात है उस पर कितनी जल्दी बात हो। और अभी इसलिए मैंने कहा, माफ़ करिएगा संटू गुप्ता, क्योंकि मैं भी 4-5 दिन से लगातार बात कर रहा हूँ, इसलिए चूंकि कल वोटिंग है, इसलिए मैं थोड़ा मुकम्मल तस्वीर, चाहे पूरे इटावा की हो, चाहे मैनपुरी की हो, चाहे मुद्दे हो जो प्रभावित कर रहे हैं आपके हिसाब से। अब
सर ऐसा है, राजनीतिक समीकरण बदल चुका है जो हम सब लोग देख रहे हैं। कल फैसले का दिन है और फैसला मुझे लग रहा है कि दिलों में बिल्कुल ईवीएम वोट की तरह बस चुका है लोगों के। अब उंगली पे आना बाकी है। लोगों ने मन बना लिया है किसको विधायक बनाना है, किसको चुनना है, क्योंकि जो मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है, पार्टियां मुद्दों से भटका के हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पे आ चुकी हैं। तो ये सब जो पब्लिक है वो सब समझ रही है, जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है। और जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो कुछ ऐसे मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, जैसे कानून व्यवस्था है। कहीं जाना है आपको शायद? हाँ। अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम कानून व्यवस्था सुधारेंगे और योगी जी कह रहे हैं कि हम कानून व्यवस्था सुधार चुके हैं आदि, हमें बस एक मौका और दीजिए, हम फिर सुधार देंगे। और अखिलेश जी जो हैं बेरोजगारों को साथ लेके आ रहे हैं कि बीएड और टीटी और जो हमारे शिक्षा मित्र हैं उनको उन्होंने अपनी तरफ आकर्षित किया है अपने भाषणों में कि हम आप हमें वोट दीजिए, हम आपको नौकरी देंगे। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार जो है वो बेरोजगारी मुद्दे पर घिरती हुई नजर आ रही है। जो अपना युवा वर्ग है, यूथ उनसे नाराज है। और लेकिन अगर आप जादुई आंकड़ा देखें, यूपी का जो इलेक्शन है उसमें 59 सीटों पे आप देखेंगे कि 16 करोड़ वोट है पूरा यूपी का, उसमें 9.5 करोड़ वोट पड़ेगा, जो एक अंदाजा है, अनुमान है। 9.5 करोड़ वोट में से अगर मान लीजिए 4.5 करोड़ वोट पड़ गया तो समझ लीजिए एक इलेक्शन एक तरफा हो जाएगा। 4.5 करोड़ वोट जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बना देगा। ये एक जादुई आंकड़ा है। इस पे मैं कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने योगी सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं, जैसे किसानों के खाते में जो धनराशि दी है या और बेरोजगारों के लिए जो भी योजनाएं चलाई हैं, उससे वो वोट मूव हो सकता है। तो एक बार योगी जी बैक हो सकते हैं। लेकिन परसों जो रोड शो हुआ है अखिलेश जी का, उन्होंने जो वादे कर दिए हैं, उन्होंने पेंशन का मुद्दा उठा दिया, जिससे कि जो 12 लाख कर्मचारी है वो पेंशन के मुद्दे पे मूव हुआ है। वो मूव हुआ है, वो एक चुनावी मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। कानून व्यवस्था को उन्होंने साफ कहा है कि भाई जो कानून व्यवस्था नहीं मानता है वो हमें वोट ना दे। अखिलेश जी ने वहाँ और ये में कह दिया, जो गरीबों पर अत्याचार करेगा वो हम समाजवादी पार्टी को वोट ना दे। तो अब कुल मिला के अखिलेश जी अपनी एक साफ सुथरी छवि पे चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। और अगर वो छवि को बनाने में सफल हो गए तो हो सकता है कि अखिलेश जी 2017 का इतिहास रच दें। लेकिन मुझे लगता है कि अगर योजनाओं की बात करें तो कहीं ना कहीं भाजपा उनको बीट दे रही, क्योंकि केंद्र सरकार का सीधा सपोर्ट है उनको। और लोग सोच रहे हैं कि जो राशन हमको मिल रहा है, हम अगर कोई और सरकार आई तो उससे वंचित हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर उनके मन में थोड़ा सा भी लाभ आ गया तो कहीं ना कहीं वो वोट जो। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ सीधा सवाल कि किसकी लकीर लंबी होगी? अगर हम इस यादव बेल्ट की बात करें तो पिछली बार 29 में से 27 सीटें सपा जीती थी 12 में, लेकिन अगर 2017 की बात करें तो 23 बीजेपी जीत गई। ओवरऑल बात करें तो कई बार आंकड़े बता चुका, 59 में से 49 बीजेपी जीत गई। तो किसकी लकीर लंबी दिख रही है? अब सर देखिए, परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है, परिवर्तन होता है। और जब परिवर्तन होता है तो इतिहास लिखे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अब फिर से इतिहास लिखने वाला है। और जो यूपी का इतिहास रहा है उसमें कोई बैक नहीं आया। आज तक का जो इतिहास रहा है उसमें कोई सरकार बैक नहीं आई है। तो लेकिन अब देख रहे हैं कांटे की लड़ाई दोनों में है, हम कह नहीं सकते क्या होगा, ये कल की तारीख बताएगी सर। क्या? चलिए अब इधर आते हैं जरा। आपका शुभ नाम? विनय बाथम जी। आप लोकल यहाँ घूमते हो सब जगह, तो जैसे मान लो इटावा की ही बात करें, आसपास में और ज़िले हैं, वैसे मैनपुरी भी है, ये यादव बेल्ट भी कहा जाता है, मुलायम सिंह का गढ़ भी है। आज यहाँ 3 दिन से फिर आए, तो क्या लग रहा है कि वोटर का रुख, मैं बार बार 17 की तुलना ही कर रहा हूँ क्योंकि कोई बेंचमार्क होता है उसी की तुलना में करते, क्या बदला है और किसके पक्ष में बदला है? क्योंकि कल वोटिंग है। पहले जो फेस में जो इस तरीके से जैसे बीजेपी है और सपा में फाइट थी, जैसे बता रहे हैं लोग भी, सभी लोगों ने बताया, संटू के आने से लोगों को भयभीत हो गया किस तरीके से हमें किसको वोट देना है, किस काम पे। संटू ने काम बहुत किए हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो तीनों प्रत्याशी हैं, तीनों प्रत्याशियों को अभी आप खड़ा कर दे, जैसे मेरा एक लोगों का जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं पब्लिक में, तो तीनों को खड़ा कर दिया निर्दलीय, तो हो सकता है कि संटू जीत जाए। ये बात करते करते यहाँ लोकल में क्या है कि मुकम्मल तस्वीर पर बात करते करते इटावा के सदर पर ज़्यादा बात होने लगती है। जो कुलदीप गुप्ता उर्फ संटू गुप्ता या संटू गुप्ता उर्फ कुलदीप गुप्ता हैं, जो पहले समाजवादी पार्टी में थे, टिकट कटा तो वो अभी बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सरता भदौरिया सीटिंग है और शाक्य हैं, कौन? सर्वेश शाक्य हैं जो सपा के उम्मीदवार हैं, उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं। हाँ चलिए। तो ये सर जो आप 59 सीट की जो बात कर रहे हैं, 49 जो सपा की, इस बार क्या है, थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है, थोड़ा सा सपा को सीट बढ़ेगी, इसलिए कि मुस्लिम जो वोट है ना बहुत अधिक से अधिक वोट कर रहा है। और इसमें ओबीसी भी बहुत अधिक से अधिक वोट कर रहा है, जैसे यादव भी है बहुत ज़्यादा। जिस तरीके से लोगों से बात हो रही है, इसमें और भी जैसे साक है वो भी बढ़ रहा है। तो इसमें थोड़ी सी टक्कर है कि जो 59 में से है, हो सकता है कि बीजेपी को 35 या 40 मिले, कुछ कम हो, ये भी ऐसा हो सकता है। हरिओम, आप बताइए।
परसों इतने 3 दिन पहले भी हमारे साथ वरिष्ठ थे। लोगों से इतनी बात हुई, आपने बहुत आंकलन निकाला होगा। मैं भी सोच रहा हूँ कयामत की रात तो आज है, और इटावा का जो चुनाव है वो मैंने ये गौर किया है, एक रात में बदलता है। आज तस्वीर किसी का झंडा बुलंद हो रहा हो, लेकिन सवेरे लगता है कि कोई और बाजी मार ले गया। तो अखिलेश यादव ने, आप वाकई में ये 10 साल नहीं आए इटावा। जब रोड शो किया तो भीड़ बहुत थी, लोग साथ भी थे, स्थानीय लोग भी साथ थे। उसके बाद कुछ पत्र रिलीज हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। मैनपुरी से भी एक पत्र वायरल हुआ है समाजवादी पार्टी के किसी नेता का, जिसमें वो लिख रहा है कि अखिलेश यादव 10,000 वोटों से पीछे हैं, भैया और ताकत लगाओ। ऐसे ही है कि यहाँ से भी बीजेपी का हुआ है। अब ये लेटर मतदाताओं में कितना प्रभाव दे रहे हैं ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये जो त्रिकोणीय बात हो रही है चुनाव की, जैसे बीएसपी का कैंडिडेट्स है, बीजेपी का है या समाजवादी पार्टी का है, अखिलेश यादव ने पिताजी के साथ जो रोड शो किया है उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है इटावा। किसके पक्ष में? सपा मतलब के पक्ष में बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी, देखिए मुलायम सिंह रोड शो नहीं करते थे इटावा में, वो सिर्फ एक चौराहे औरंगाबाद वहाँ एक जनसभा करते थे और उस दिन चुनाव लड़ जाता था। हालांकि अब वो शारीरिक रूप से उतने सक्षम नहीं है। वैसी स्थितियां होती तो चुनाव पलट गया होता। 17 में वो स्थिति नहीं होती या 19 में वो स्थिति नहीं होती, तो वो जो मुलायम सिंह की सभा से पलट जाता था वो न पलटा। उसके बाद 2 चुनाव हो गए, ठीक है। दोनों चुनाव में जबरदस्त शिकस्त हुई, इतनी कि जो सरकार में थे अखिलेश यादव 225 लगभग सीटें, वो 47 पर आ गए कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद भी। तो इस बार क्या वापसी जैसी स्थिति दिख रही है? बार बार समझने की ये कोशिश कर रहा हूँ मैं, एक संठू गुप्ता पे नहीं फंसना चाह रहा हूँ मैं पूरे, चूंकि आप लोग यहाँ हो तो आप थोड़ा आसपास की चीजों को भी, हवाओं को समझते होगे। देखिए चुनाव कांटे का है, चाहे मैनपुरी हो चाहे इटावा हो, इन दोनों जिलों में आप ये नहीं कह सकते कि आज रात से समाजवादी पार्टी ही जीत गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ भी बहुत बुरी तरीके से सदर में सीट फंसी हुई है और यहाँ इटावा का भी यही हाल है। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने पहले आपसे बताया था कि पिछली बार भरतना से जो विधानसभा प्रत्याशी थी वो लहर थी इतनी जबरदस्त, तब 1500 वोट से जीती थी, महज 1500। वो उसकी जीत मैं नहीं समझता हूँ कोई जीत होती, हालांकि जीत तो एक वोट की भी मानी जाती है। 1500 वोटों से जब वो जीती थी तो इस बार उनको टिकट भी नहीं दिया पार्टी ने, एक नया प्रत्याशी वहाँ खड़ा कर दिया है। तो स्वाभाविक है कि भरतना सीट निश्चित समाजवादी पार्टी के खाते में चली जाएगी। अब जैसे थोड़ा सा इधर आइए आप, अब जैसे कुछ ऐसी सीटें होती हैं जहां चुनाव में हार जीत बहुत कम अंतर से तय हुआ, और जब भी विश्लेषण होता है उन सीटों का खास तौर से जिक्र होता है। जैसे 2017 की जब बात करेंगे तो 2017 में 59 में से 49 सीटों पर बीजेपी जीती जरूर, लेकिन 31 सीटों पर समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर थी, 14 सीटों पर बसपा दूसरे नंबर पर थी, और 10 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी और सपा के बीच हार जीत का बहुत मामूली अंतर था। तो ये जो इतनी सीटों पर, 31 सीटों पर नंबर 2 होना, 10 सीटों पर हार जीत का मामूली अंतर होना, क्या ये बीजेपी के लिए बड़ी खतरे की घंटी है, या जैसे जैसे रात बीतेगी और फिर कुछ ऐसा अंडर करंट होगा कि उतना फासला न रह पाए? अंजुम जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और तमाम देश दुनिया आपने देखी, जब भी वोट को पोलराइज करने की कोई भी कोशिश होती है देश में या किसी विधानसभा क्षेत्र में, तो उसका लाभ दोनों राजनीतिक, जो मुख्य राजनीतिक दल हुआ करते उसमें किसी को भी हो सकता है। राजनीतिक दलों ने पोलराइजेशन की कोशिश विधानसभा के चुनावों की घोषणा के संग ही शुरू कर दी। तो इसमें इसको आपका जो पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्थिति हो सकती है कि जो पोलराइजेशन वोट है वो जिसको मिल गया, और अगर वहाँ कहीं कंफ्यूजन हो गया तो वो चला जाएगा, दूसरा राजनीतिक दल का जो कैंडिडेट है वो जीत जाएगा। और ये हो रहा है, और इसीलिए मुझे ये लगता है, जो आप बार बार ये कहते हैं कि ये तस्वीर साफ होनी चाहिए, आपकी बात ठीक है, कल विधानसभा का चुनाव इन 60 दिनों में तस्वीर साफ हो जाए, लेकिन कितने एग्जिट पोल फेल हो गए इस देश में। सही बात है, कितने ओपिनियन पोल फेल हो गए। तो मैं ऐसी किसी स्थिति में नहीं बसना चाहता हूँ। आपको मैं साफ बताऊं, मैं 35 साल से देख रहा हूँ, और लगभग जो कहा, जो लिखा स्वतंत्र भारत के जमाने से वो हुआ। लेकिन अब मुझे ये जो स्थितियां हो गई हैं, अभी मैं आपको बताऊं कि शराब का ट्रक किस इलाके में पलट दिया जाए और लोग किस स्थिति में सुबह वोट देने जाते हैं। अजीत अंजुम आज जिता गए सुभाष त्रिपाठी को, और इसके बाद पता चला कि दूसरा आदमी जीत गया। रुपयों के थैले जाते चुनाव आयोग ने इतनी व्यवस्थाएं कर दी हैं कि बहुत स्वच्छता से होगा। काफ़ी परिवर्तन भी हुए, पैरा मिलिट्री फोर्सेज लगते हैं, पुलिस के ऐसे लोग जो चिन्हित हैं उनको वहाँ नहीं लगाया जाता है। लेकिन क्या आप महसूस करते हैं कि पैसा नहीं जा रहा क्षेत्र में? क्या आप महसूस करते हैं कि शराब की खेपें नहीं जा रही हैं? सारा चुनाव 2 दिन से शराब और पैसे पर चल रहा है। जो लोकल के ठेकेदार उनको पैसा दिया जा रहा है, वोट खरीदे जा रहे हैं।
जो निर्बल बस्तियां हैं, कॉलोनियां हैं, उनको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इसको आप कैसे वो कर देंगे? लेकिन मुझे लगता है सिर्फ इस आधार पर चुनाव निर्णायक अब शायद ना होता हो, पहले 10-20 साल पहले ज़्यादा होता था, क्योंकि एक लोगों के मन में इसको हराना है या इसको जिताना है, उसके बीच में ये हिंदुत्व फैक्टर, ये मोदी फैक्टर, ये योगी फैक्टर, ये लाभार्थी योजना का फैक्टर, ये इतने फैक्टर आ गए कि सिर्फ उस आधार पर निर्णायक मानना शायद गलत आपकी होगा। बात बिल्कुल सही है। हाँ। कि महीने में 2 बार फ्री राशन, और जब कैंडिडेट उस इलाके में पहुंचे जहां पे फ्री राशन मिल रहा है और उनने कैंडिडेट को तवज्जो नहीं दिया, तो उन्होंने कहा आप राशन भी लेते रहे और ये बेईमानी की बात कर रहे। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर मैं 2 राशन से बंधा हूँ, जो 6,000 रुपए किसान विकास उसमें निधि में मिला है, उससे बंधा होता तो वहाँ जाने ही नहीं पड़ता। फिर तो निर्बल आवास की जो बस्तियां हैं, कांसीराम कॉलोनियां हैं, उनका वोट उन्हीं को मिलना चाहिए था। ऐसा नहीं है, लेकिन इसको आप बिल्कुल नहीं नकार सकते हैं कि इसका प्रभाव वोटर पे नहीं है, उसका प्रभाव है कम ज़्यादा हो सकता है। दूसरी बात ये है कि ये जो जातिवादी आंकड़े लगाए जाते हैं वो बहुत दिक्कत शुदा है। मैं देख रहा हूँ कि कल इस पार्टी का अगर कैंडिडेट जीतने की स्थिति में है और मैं उसको नहीं पसंद करता, तो मेरा जो पूरा पोलराइजेशन ऑफ वोट है उसके खिलाफ जाएगा। तीसरा जो कैंडिडेट कल तक जीत रहा था, बहुत खुश है, वो रात को ख़त्म हो जाएगा, सुबह बस्ते जब निकलते हैं ख़त्म हो जाती है। आप तो देख रहे हैं सालों से, और आपका जो ये प्रयास है वो बहुत सराहनीय है कि आप लोगों को ये लग रहा है कि आप ठीक बात ही रखते हैं। और किसान आंदोलन से लेके यहाँ तक मैंने तब महसूस किया जब परसों न्यूयॉर्क से रविंद्र सिंह का फ़ोन आया। रविंद्र सिंह लखनऊ प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं और उनकी बेटी युक्ता वहाँ पर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की न्यूयॉर्क में रिपोर्टर। आज उन्होंने फ़ोन किया, कहने सुबह रात को किया उन्होंने 2 बजे करीब, दिन का जो अंतर होता है। तो उन्होंने कहा कि अजीत अंजुम के कार्यक्रम में मैंने तुमको देखा, मैं तुम जो कह रहे हो उसको महसूस कर रहा हूँ। दुबई से निवेश त्रिपाठी का फ़ोन आया और लखनऊ दिल्ली से तो लगातार लोग ये कह रहे। तो मेरी ये कामना है कि आपकी जो मुहिम निष्पक्षता को लेके और अभावों में आपको शुरू की है, वो निश्चित तौर की जनता के बीच में जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ज़्यादा तारीफ आदमी को असहज हो जाता हूँ मैं। अब आपके पास आता हूँ, मैं इसी को समझना चाह रहा हूँ। देखिए, जैसे इटावा सीट, सदर सीट या कहीं बीएसपी की एंट्री होना, जैसे पिछले चुनाव में भी अगर देखेंगे 14 सीट पर बसपा भी दूसरे नंबर पर रही। इस बार भी अगर बात करते हैं तो ज़्यादातर इसमें कोई शक नहीं है कि मुख्य धारा की मीडिया में भी और ज़्यादातर सोशल मीडिया में भी बसपा को लेकर बहुत इग्नोरेंट होते हैं लोग और मान रहे हैं बाइपोलर कॉन्टेस्ट है। लेकिन जैसे क्या वहीं देखा मैंने बिधुना में, वहाँ जिस ढंग से बसपा ने सपा के थे, कोई ठाकुर नाम भूल, गौतम राजवंशी या समथिंग कुछ राजवंशी, कल मैं गया भी था बिधुना, उनकी एंट्री हुई। या जैसे यहाँ आप इधर इटावा सदर में कुलदीप गुप्ता की बात करने लगते हैं। ऐसे बहुत सारी सीटें हो सकती है, 2 दर्जन सीटें। क्या वो फैक्टर बहुत जगह, कुछ जगह मुस्लिम कैंडिडेट भी हैं, वो फैक्टर कल के चुनाव में भी ये जो सीधा सीधा बाइपोलर दिख रहा है उसको कहीं प्रभावित करेगा? बिल्कुल प्रभावित तो कर ही रहा। जिस हिसाब से देखिए, जैसे निर्वाचन आयोग ने चुनाव की अधिसूचना जारी की, उसके पहले से ही प्रमुख राजनीतिक दल पोलराइजेशन के लिए लगे हुए थे, लेकिन उसके कोई नतीजे सामने नहीं आए। अब टिकट बंटवारे को लेकर के या पार्टियों में आपस में जो टिकट काटने को लेकर के या विरोधाभासी या जातिगत आंकड़ों को लेकर के जो असमंजस रहा, उसकी कमियां तो उन्हें भुगतना ही पड़ेंगी। टिकट बंटवारे में ये कलह सतह पे आई थी, तो इसके बाद में अब उसकी भरपाई करने की कोशिश की गई है। ये तो मतदान ही बताएगा कि भरपाई हुई या नहीं हुई, लेकिन कुल मिलाकर के इससे दोनों प्रमुख दल जो सत्ता के लिए जूझ रहे हैं, इन दोनों में ये स्थिति कमोबेश है। अब एक बात आती है, जो यहाँ शिवपाल यादव, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव एक साथ किसी सभा में भी दिखे और रोड शो में मुलायम सिंह यादव बैठे हैं, अखिलेश यादव बैठे हैं, बीच में शिवपाल यादव बैठे हैं, हालांकि हत्थे पर थे, उसको लेकर बीजेपी ने काफ़ी एक तरह से प्रतिक्रिया ऐसी भी दी कि शिवपाल यादव की हैसियत कर दी, उस पर सफाई भी दी शिवपाल यादव ने। लेकिन क्या 2017 में सपा के बड़े नुकसान की वजह, इतनी सीटों पर हारने की वजह ये था कि शिवपाल यादव उनके उम्मीदवार, उनसे अखिलेश परिवार का झगड़ा, उसकी वजह से सपा रिड्यूस हुई और वो साथ आ गए तो सपा कुछ गेन कर सकती है, या
इसको किस तरह से देखते हैं आप? अभी आपने बताया कि जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री थी बीजेपी की 16 सीटों पे, 10 सीटों पर बहुत कम थी, हाँ। कम थी और कुछ जगह दूसरे नंबर पे रही, 35 सीटों पर हाँ, दूसरे नंबर। तो ये उसका इम्पैक्ट था। शिवपाल सिंह जननेता हैं और उनका प्रभाव एक अपने ढंग का है और लोगों में उस समय बहुत नाराजगी भी थी और उसका ही परिणाम था कि समाजवादी पार्टी की इतनी कम सीटें आई और अब साथ में है तो अब उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। लेकिन जो हर मीटिंग में एक बात कह देते हैं कि मैंने 100 मांगी थी और एक दी गई, क्या 50 पे आई, 65 पे आई, वो समझ में नहीं आता। मतदाता उससे कंफ्यूज होता है। अब उनके साथी लोग इधर उधर गए हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन हाँ पहले से बेहतर स्थिति होगी। अब आप बताइए, जैसे बीजेपी है, बीजेपी पूरा बैंक करती है जो लाभार्थियों को लेकर योजना है सरकार की, और जिस योजना का जिक्र, जिस योजना का सबको फ़ायदा होता है, चाहे वो अनाज मिले, चाहे 2000 रुपया मिले, साल के 6000 रुपये मिले, या प्रधानमंत्री आवास योजना से कुछ मिले, जो भी मिले, जिसमें सरिता भदौरिया जो स्थानीय इटावा की विधायक हैं, जिनका वीडियो वायरल हुआ कि हम अनाज भी देते हैं, ये भी देते हैं, ये भी देते हैं, फिर भी तुम ऐसी बात करते हो, बहुत ही, मैं कहूँगा बहुत ही ऐसा बयान था जो किसी को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जेब से नहीं देते। लेकिन क्या ये सारी योजनाएं बीजेपी को फिर से उसी तरह से परसेप्शन की लड़ाई में ज़रूर ऐसा लग रहा है कि सपा कुछ गेन करेगी, क्योंकि सपा बहुत बड़ी लूजर थी 2017 में, लेकिन फिर ऐसी स्थिति हो सकती है कि जो लंबी लकीर का आकलन है उसमें बीजेपी को, फिर लंबी लकीर बीजेपी की हो सकती है इस इलाके में। सर देखिए, जो समाजवादी पार्टी थी इटावा में, वो कहीं ना कहीं दो धड़ों में बटी थी, एक शिवपाल की ओर थी और एक अखिलेश की ओर थी। लेकिन चुनावी जो पार्टी का फ्रैक्चर था उसको फिर से जो है जोड़ा गया है और पिता मुलायम सिंह जी और शिवपाल जी को, चाचा को, उन्होंने अखिलेश जी ने एक मंच पे ले आए। तो उन्होंने बहुत मेहनत करी इसको लाने के लिए, जिससे कि वोटर उनका नाराज था कि जब एक दूसरे में पटरी नहीं खा रही है, हम वोट किसको दें, क्योंकि दोनों लोग अलग अलग वोट मांग रहे थे। लेकिन अब चुनावी समीकरण चूंकि जब आया है, जब चुनाव बिल्कुल सर पे आया है, तो तीनों लोग साथ में आए हैं, तो जो वोटर है पारंपरिक उनका वोटर बहुत खुश हुआ है और नो डाउट वो उसने 17 तारीख को सड़कों पे वो दिखा दिया कि हम आपके आने से, साथ में आने से बहुत खुश हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो इनका जो योजनाएं चल रही हैं भाजपा सरकार की, वो कहीं ना कहीं वोटर को लाभ पहुंचा रही हैं। तो आप ये मान लीजिए कि वोटर अपना लाभ चाहता है, किसी तरीके से भी मिले वो। फ्यूचर के जो प्रेडिक्शंस हैं कि हम आपको ये देंगे, वो देंगे, अब वो वोटर बहुत समझदार हो चुका है, वो भरोसा नहीं करता। तो जो उसको मिल रहा है वो उसकी कंटिन्यूटी चाहता है, वो ब्रेक नहीं करना चाहता। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई बड़ी लकीर ये पार्टी खींच सकती है। कौन सी? नो डाउट भाजपा जब उनको सुविधाएं दे रही है तो पार्टी लकीर खींचेगी। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल कि करहल में अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने एसपी सिंह बघेल जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, आगरा के सांसद हैं, वो उनके सामने चुनाव मैदान में हैं। करहल में यादवों की आबादी लगभग 38% है, 1,44,000 यादव हैं। और करहल को अगर देखेंगे तो समाजवादी पार्टी जब से बनी है तब से लगातार करहल में जीती। सिर्फ एक बार 2002 में सोवरन सिंह यादव वहाँ से जीते बीजेपी के टिकट पर, लेकिन बाद में उन्होंने सपा ज्वाइन किया और 3 बार सपा के टिकट पर जीते और अभी भी सपा में है। अब करहल में बसपा भी है, अखिलेश यादव हैं, उनके सामने एसपी सिंह बघेल हैं, कहा गया जिनके काफिले पर हमला भी हुआ। आप में से मैं एक छोटा सा सवाल, आपको लगता है कि अखिलेश यादव हार भी सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हार सकते। और जो आपने सोवरन सिंह जी का नाम लिया, वो दल नहीं थे, वो व्यक्ति थे, वो भी उसी परिवार के थे, दर्शन सिंह यादव और मुलायम सिंह के, इसलिए वो जीत गए थे। और वो पूरा यादव वोट बैंक उनके साथ वो भी है, और वो केवल यादव इसलिए जीत गए थे कि वो उसी घर के थे, मुलायम सिंह परिवार का। आपको लगता है अखिलेश यादव हार भी सकते हैं? नहीं, हारेंगे तो नहीं, पक्के तौर पे? हाँ, पक्के तौर। आपको लगता है अखिलेश यादव हार भी सकते हैं? बिल्कुल नहीं हारेंगे। अब तो बिल्कुल, मतलब इतना ज़्यादा पॉपुलर व्यक्ति हैं वो। और यहाँ पॉपुलर की बात मत करिए, चुनाव में पॉपुलर लोग बहुत लोग हार जाते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हार जाते हैं और अखिलेश यादव के परिवार के पॉपुलर अरे राहुल गांधी भी हारे, हारने का इतिहास बहुत लंबा है, वाजपेयी भी हारे। परिवार को जोड़ लिया उन्होंने एंड टाइम पे, वो नहीं हारेंगे सर, नो डाउट। चलिए, अब किसको लगता है, जरा ये रायशुमारी इस पे, आपको लगता है कि अखिलेश यादव हार भी सकते हैं या जीतेंगे? नहीं, बिल्कुल जीतेंगे तरीके से। आपको लगता है हारेंगे? एक पत्र आया था, जैसे मैंने बताया आपको, समाजवादी पार्टी के किसी व्यक्ति ने डाला था। उस पत्र का कुछ प्रभाव अगर पड़ रहा है, और जिस तरीके से उसमें लिखा है कि अभी 10,000 वोटों से अखिलेश जी पीछे हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि 10,000 वोट से या 20,000 वोट से, भले ही पीछे उस लेटर में लिखा है, लेकिन उन्हें करहल से कोई हरा पाएगा। आपको लगता है कि अखिलेश यादव करहल से हार भी सकते हैं? अखिलेश प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। अच्छा। और लोग बाग जब खुलेगा तो महसूस करेंगे कि जब से चचा भतीजे मिले हैं, एक आंधी तूफान उत्तर प्रदेश में चल गया है और भारतीय जनता पार्टी इससे घबराई हुई है। तो इसलिए अखिलेश यादव
बिल्कुल जीताएंगे और प्रचंड मोहब्बत से जीताएंगे और कहीं कोई उनके आसपास दिखाई नहीं देगा। आपको लगता है अखिलेश यादव हार भी सकते हैं? नहीं नहीं, अखिलेश यादव की जीत पक्की है, 100% सुनिश्चित है। इस वजह से जो ऐतिहासिक जो भौगोलिक परिस्थितियां वहाँ, जो जाति समीकरण है वहाँ, उसमें समाजवादी पार्टी का वहाँ गढ़ है, उसमें एक तरफा वहाँ लड़ाई नहीं है। अखिलेश यादव बहुत भारी मतों के साथ वहाँ जीत रहे हैं। अब यहाँ चूँकि ख़त्म करने से पहले, चूँकि हम पक्का तालाब है ना, पक्का तालाब पर हैं और पीछे 150 साल पुरानी इमारत विक्टोरिया हॉल है, 150 साल पुरानी इमारत। अब सवाल उठता है, इतना बड़ा, इतना अच्छा पक्का तालाब बना हुआ है, इतना सुंदर मेंटेन होना चाहिए इसको, तो बड़ा सुंदर लगता है। बीच में फव्वारा भी है, अशोक स्तंभ देख रहा हूँ और सारे इंतजाम हैं, लेकिन इतना बुरा हाल क्यों है? क्या हर सरकार ने इसको इसी हाल पर छोड़ दिया? अखिलेश रहे हो, चाहे मायावती रहे हो, चाहे योगी रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सभी। यहाँ जब सरकारी बजट सैंक्शन होता है तो 4-6 महीने दिखाई पड़ती है चमक, उसके बाद में फिर ज्यों का त्यों हो जाता है। अगर ये जिम्मेदारी सुनिश्चित होती, या एक तरीके से कहिए कि जो भी योजनाएं लगाई जाती हैं, लागू होती हैं, विकास की जाती हैं, उनकी मॉनिटरिंग सही ढंग से होती, तो फिर ये हाल नहीं होता। चलिए, बहरहाल इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ और कल इटावा और आसपास के 16 ज़िले हैं, शायद 16 ज़िले 59 सीटों पर वोटिंग होनी है। जहां भी वोटिंग में मुझे जाने का मौका मिलेगा मैं जाऊंगा, दिखाऊंगा। और साथ में आपको पहले से बता दूं कि उसके बाद 23 तारीख को वोटिंग है और 23 तारीख को वोटिंग लखीमपुर खीरी में भी है। और मैं लखीमपुर खीरी और आसपास के इलाकों में रहूँगा 22 और 23, और उसके बाद जो सिलसिला आगे प्रयागराज, गोरखपुर, जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ मेरी आपसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल आप सभी मेहमानों का, स्थानीय पत्रकारों का शुक्रिया। थैंक यू, वेरी शुक्रिया, थैंक यू, वेरी वेरी शुक्रिया, 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 शुक्रिया। अब देखते हैं कल क्या होता है। एक अपील कि आप अगर यहाँ रहते हैं इन्हीं इलाकों में 59 सीटों में जहाँ वोटिंग है, तो अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि एक एक वोट बहुत मायने रखता है। कई बार एक वोट से भी कोई हार और जीत सकता है, इसलिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। नमस्कार।